नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में एक तरफ माफियागिरी बढ़ती जा रही है, बालू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, सभी के हौसले बुलंद हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसमें बिहार की राजनीतिक पार्टियों की आमदनी और खर्च का हिसाब जारी किया गया है। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बैंक बैलेंस के हिसाब से बिहार की सबसे धनवान पार्टी है, जहां ऐसा दिखाया जाता है कि देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है, जिसके खाते में 752 करोड़ रुपए हैं। तो बीजेपी ही बिहार की सबसे अमीर पार्टी होगी, या फिर जिस पार्टी के पीछे ईडी सीबीआई लगी है, बिहार में सबसे ज्यादा 79 विधायक हैं, वो पार्टी बिहार की सबसे अमीर पार्टी होगी। तो अब जनता की इस गलतफहमी को इस खबर ने दूर कर दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद सवाल है कि नीतीश की पार्टी आखिर बैंक बैलेंस के हिसाब से इतनी अमीर पार्टी बनी कैसे। सुशासन के सच में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, बीजेपी जहां देश में सबसे अमीर पार्टी मानी जाती है, बिहार में उसके हालत खराब है। जो आरजेडी है उसकी हालत भी खस्ता है, लेकिन जेडीयू जो है उसकी उस पार्टी के पास इतना ज्यादा पैसा है। आखिर कैसे जेडीयू का पैसा इतना बढ़ गया है? देखिए, बिहार में जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए कि आखिरकार ये चंदे का सच क्या है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी। नीतीश कुमार तब भी सीएम थे। अब महागठबंधन में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार तब भी सीएम हैं। लेकिन सीएम बनना और पार्टी के चंदे को इतना ज़्यादा बढ़ाना, दोनों में अंतर है। अगर सरकार किसी गठबंधन की है तो गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, उसको भी चंदा उसी के अनुपात में मिलना चाहिए। क्योंकि जो चंदा देने वाले कंपनियां होती है, जो कारपोरेट हाउसेस होते हैं, जो लोग चंदा देते हैं यानी कि उसके कार्यकर्ता होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, इन सबको मिलाने के बाद एक और जो पार्टी फंड में पैसा जाता है वो विधायकों और सांसदों के खाते से जाता है, जो सहयोग राशि के तौर पर दिए जाते हैं। अब सारे मामले को देखें तो जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने बताया है कि 2020-21 में 65 करोड़ रुपए का चंदा मिला और उस चंदे में ज़्यादातर रकम जो है वो बताए गए हैं कि कार्यकर्ताओं यानी कि जो जदयू के मेंबर हैं उससे पैसे मिले हैं, और विधायकों से जो सहयोग राशि ली जाती है, सांसदों से जो सहयोग राशि ली जाती है, उन पैसों से जदयू का खाता बढ़ा है। यानी 2020-21 में 65 करोड़ रुपए का चंदा जनता दल यूनाइटेड को मिला और अभी ये बढ़ते हुए 73 करोड़ रुपया उसके खाते में पैसा है। अब 73 करोड़ रुपया, और उसमें से नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि 76 लाख कार्यकर्ता यानी कि मेंबर्स जनता दल यूनाइटेड के हैं। अब 76 लाख कार्यकर्ता जो हैं वो 5 रुपए के चंदा देते हैं, मेंबरशिप राशि उनकी होती है 5 रुपए। अगर 76 लाख देंगे, 1 करोड़ भी मान लें तो भी 5 करोड़ रुपया होगा, लेकिन ये 65 करोड़ रुपया नहीं होगा। दूसरे तरफ जो बात होती है सांसदों की, विधायकों की, उससे भी इतनी सहयोग राशि नहीं ली जा रही है। अगर 5,000 रुपया की बात कर रहे हैं पर मंथ देते हैं, या 10,000 रुपया अगर एक सांसद देते हैं, तो उसके आधार पर भी अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा दुगना विधायक आरजेडी के पास है, उसका खाता पूरी तरीके से खाली है। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब आरजेडी के 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बताए गए हैं तो उनका खाता तो खाली है, और वहीं जेडीयू के सदस्यों से वो मेंबरशिप जो चार्ज है वो 5-5 रुपए लेते हैं, जबकि आरजेडी के जो मेंबरशिप चार्ज है वो 10-10 रुपए। फिर भी आरजेडी का खाता खाली और जेडीयू के खाते में जरूरत से ज्यादा पैसे कैसे हैं? देखिए, समस्या आरजेडी या जदयू के मेंबर्स की नहीं है। मेंबरशिप से जो पैसे आ रहे हैं उसका कैलकुलेशन करने पर भी ये पता चलता है कि 5 से 10 करोड़ रुपया खाते में आ सकते हैं। आरजेडी ने तो दिखाया है कि उसका खाता ही खाली है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपया अगर देखा जाए, 1 करोड़ मेंबर हैं उसके पास, और अगर 10 रुपया लेता है तो 10 करोड़ तो उसके मेंबरशिप से ही आ जाते हैं, और उसके बाद विधायकों से, उसके बाद राज्यसभा के सांसदों से, इन लोगों से भी पैसे इकट्ठे होते हैं। फिर भी आरजेडी ने उन पैसों का इस्तेमाल कहां किया, कहां खर्च कर दिया, जिससे कि उसके पास पैसे ही नहीं है। वहां सवाल आरजेडी के ऊपर उठता है कि क्या
आरजेडी में, राजद में जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उसका खर्च लालू परिवार के ऊपर किया जाता है। लालू परिवार की संपत्ति को खरीदने में, लालू परिवार को पैसे देने में वो सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। क्योंकि अगर किसी पार्टी का अगर कार्यालय का, ऑफिस का खर्च, ऑफिस के स्टाफ का पेमेंट और कुछ उनके नेताओं के रैलियों पर खर्च करने की बात करें, तो अगर ऐसे में जो राजद के खाते में पैसे जा रहे हैं उसके अनुसार तो कांग्रेस को वहां अपनी ऑफिस ही बंद कर देनी चाहिए, सीपीआई सीपीएम को ऑफिस ही बंद कर देना चाहिए। और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसको चंदे में पैसे नहीं मिलते हैं, ये तो महागठबंधन की पार्टियों की बात कर रहे हैं, 7-7 पार्टियां हैं, इन लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो कहना है कि जो नेशनल फंड है इसका, नेशनल पार्टी का, दिल्ली से जो पैसे आते हैं वो पैसे से बिहार के ऑफिस का खर्च चलता है। जो 2-3 लाख रुपए वहां पर ऑफिस के स्टाफ को पेमेंट दिया जाता है वो भी यहां से, दिल्ली से पैसे जाते हैं। तो अगर वो बिना पैसे का ये सारा ऑफिस और वहां पर एक्टिविटी पार्टी की मेंटेन कर रहे हैं, तो राजद के पास इतना पैसा आता है, किस मद में इतना ज्यादा खर्च करता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो लेकिन जब नीतीश की सहयोगी पार्टियों के पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं तो नीतीश की पार्टी के पास ये पैसे कैसे बढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा सीएम रहे सहयोगी पार्टियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन में वो सीएम रहे। उसके बाद जब महागठबंधन में आए, 2 बार आरजेडी के साथ इस बीच गठबंधन किया, दोनों बार चीफ मिनिस्टर वही रहे। अब चंदे की रकम, चंदे का पैसा जो उनको मिल रहा है, उनकी पार्टी को मिल रहा है, ये क्या सामान्य उसी तरीके से है जैसा दिखाया जा रहा है? यानी कि मेंबरशिप का पैसा है, विधायकों और सांसदों के सहयोग राशि है, या फिर ये पैसे के पीछे की वजह कोई और है? क्योंकि अभी बिहार में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े इंडस्ट्री तो है नहीं। इंडस्ट्री अगर होते तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चंदा देता। दूसरे स्तर पर देखा जाए तो वहां पर जो कारोबार है, सबसे बड़ा जो गैर कानूनी कारोबार चल रहा है वो है रेत माफिया का और दूसरा शराब माफियाओं का। तो शराब माफिया की बात करते हैं, 2020-21 में जो 65 करोड़ चंदे की बात की जा रही है, और ये इलेक्शन बाउंड के तहत मिले हैं। कुछ पैसे जो हैं वो मिले हैं गैर कानूनी तरीके से, जो मेंबरशिप की बात करते हैं, जिसके लिए 200, 500, 100 का चंदा दर्शाया नहीं जाता है एक एक व्यक्ति का, उस पैसे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो अगर उसमें भी बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की सरकार रही। जनता दल यूनाइटेड की सरकार में सीएम नीतीश कुमार ने बार बार शराब प्रतिबंध की बात कही और उसके बाद पूर्ण प्रतिबंध शराब के ऊपर लगा दिया। शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद भी ये सवाल हमेशा जिंदा रहा कि आखिरकार जब पूर्ण प्रतिबंध शराब पर लगा हुआ है तो फिर वहां पर इतने शराब कैसे मिल रहे हैं? अब शराब अगर मिल रहे हैं तो इसमें पुलिस की मिलीभगत होगी। पुलिस की मिलीभगत है तो केवल पुलिस ही वहां पर स्थानीय स्तर पर शराब माफियाओं का पैसा नहीं खा रही है, बल्कि ये पैसा कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर भी जा रही है। अगर वो सरकार तक नहीं पहुंची होती तो प्रशासन इतना कड़ाई कर देता, इतने कठोर एक्शन होते कि ये शराब माफिया अपने आप बिखर कर रह जाते। क्योंकि जितनी भी सप्लाई होती है बिहार में शराब की, वो या तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से होगी, या फिर झारखंड के बॉर्डर से, या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से। इन 3 जगहों से, 3 राज्यों से शराब का कारोबार होता है। अगर इन तीनों स्टेट के बॉर्डर इलाके में सर्विलांस तेज कर दिया जाए, पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी जाए, तो फिर ये शराब का जो कारोबार होता है अवैध तरीके से, वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो जहरीली शराब से मौत हो रही है, जहरीली शराब से इतनी मौत, यानी 200 से ज़्यादा लोगों की मौत ये 2-3 महीनों में हो गई, उसके बावजूद क्या नीतीश कुमार ने कभी भी जहरीली शराब, जो देसी शराब बनाए जाते हैं, उसके ऊपर क्रैकडाउन लाया? कभी भी पुलिस को यह पूरी छूट दे दी कि कहीं भी इस तरीके की शराब अगर बनने की खबर मिले तो उस पर छापेमारी करो? ये एक्शन दिखाने के लिए होता है कि कुछ जगहों पर छोटे मोटे छापेमारी कर दिए, कुछ शराब की बोतलों को तोड़ दिए और बता दिए कि शराब कारोबारियों के खिलाफ हम एक्शन मोड में हैं, हमने बहुत प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इसके पीछे जो लोग बैठे हैं
वही नीतीश कुमार की पार्टी को पैसा दे रहे हैं। दूसरे स्तर पर जो रेत कारोबारियों की बात है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से खनन विभाग के पदाधिकारियों को, थाना प्रभारी को, मजिस्ट्रेट को, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इन सारे लोगों की पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, मारने की कोशिश हो रही है, फिर भी अवैध रेत खनन के कारोबार पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। क्या इसके पीछे नीतीश की सरकार नहीं है? क्योंकि सहयोगी पार्टियों की सरकार हो, मंत्रालय किसी के पास भी हो, अल्टीमेट पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है। और इसी बात का रोना है कि बिहार की महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो अब ये देख रही है कि हम गठबंधन सहयोगी तो हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी भी ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि हम भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, लेकिन चंदा हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, अवैध जो कारोबार चल रहा है जिससे पार्टी के फंड में पैसे आते हैं वो पैसे हमारे खाते में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश की पार्टी के पास जो चंदा आता है वो गैर कानूनी तरीके से आता है, और क्या अब इस मामले में नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं? देखिए, जांच तो होनी चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए कि अगर बिहार में इतनी पार्टियां हैं और इतनी पार्टियों में जो 7 पार्टियां अभी सरकार में है, किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार हो उसके पॉलिटिकल फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, अगर पश्चिम बंगाल में सारी पार्टियों की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा पार्टी फंड में पैसा जो चंदे की रकम मिलेगी वो ममता बनर्जी को मिलती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को की पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है क्योंकि वो सरकार में है। तो हर जगह पर जब सरकार में रहने वाली पार्टियों को चंदा मिल रहा है तो बिहार में सरकार में रहने वाली पार्टियों में सिर्फ एक ही पार्टी को चंदा क्यों मिल रहा है? इसके पीछे नीतीश कुमार की वो कॉन्स्पिरेसी है कि वो अवैध तरीके से जो कारोबार चल रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे तरीके से वो उन्हीं लोगों से दो तरह के पैसे ले रहे हैं। एक पैसा तो पार्टी फंड के स्तर पर और दूसरा पैसा जो नीतीश कुमार के अपने लोग लूट रहे हैं बिहार को, वो है। तो अब इस पूरे 73 करोड़ रुपए का हिसाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के स्तर से भी एक प्लान बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, जो माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी को अगर बिहार जैसे सामान्य गरीब स्टेट में, जिसके बताया जाता है कि बिहार में पैसे नहीं हैं, बिहार एक गरीब स्टेट है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उस स्टेट में इतना ज़्यादा जो चंदा मिल रहा है पार्टी के फंड में और दूसरी पार्टियों को बिल्कुल ही चंदा नहीं मिल रहा है, वो अपने मेंबरशिप के पैसों से पार्टी चला रहे हैं, तो उसके पीछे का मेन कारण क्या है, मेन वजह क्या है, और उस वजह को खोजने की जरूरत है। इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और नीतीश कुमार को एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिहार में आरजेडी की हालत बीजेपी से भी बुरी है, उसका तो खाता पूरी तरह से खाली है। कांग्रेस दिल्ली के सहारे चल रही है तो वाम पार्टी अपने विधायकों के वेतन से मिलने वाले हिस्से से, तो फिर बचती है नीतीश कुमार की जेडीयू, जिसे लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जेडीयू बिहार की सबसे धनवान पार्टी है और ये ऐशोआराम पार्टी को चंदे के जरिए मिल रहे हैं। बिहार की जनता की हालत पूरी तरह खस्ता होती चली जा रही है। माफियाओं ने आतंक मचाया हुआ है। सरकार की लापरवाही की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। लेकिन बिहार में नीतीश सरकार केवल अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है, चंदे का सही इस्तेमाल पार्टी कर नहीं पा रही। ऐसे में नीतीश के इस बैंक बैलेंस के हिसाब की भी अब तैयारी की जा रही है। अभी तो तेजस्वी यादव एजेंसियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं, बहुत जल्द नीतीश कुमार भी लपेटे में आते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।